सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद जो आपने मुझे इतना प्यार दिया। जितना बोलूँगा उतना कम है मेरे लिए। बस इतना कहूँगा दिल से, थैंक यू आप सबका। मैंने अपनी कहानी ख़त्म की थी कि मैं बड़ौदा चला गया। अब आज मैं आपको बताऊँगा कि बड़ौदा जाके हमने होटल ओपनिंग कैसे कराया और कैसे हम बड़ौदा गए। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बड़ौदा जाने पे। बड़ौदा जिस दिन हम गए थे उस दिन क्या हुआ था कि मैंने अपने बेटे की खुशी में पार्टी रखी थी। पार्टी हमने की सुबह 4 बजे तक, मतलब लड़कों ने नाचा कूदा गाया और उनको पता भी था कि शेफ जा रहे हैं, उन्होंने भी मेरे साथ जाना था। सुबह के बज गए 4। फिर मैंने उनको धक्के मार के निकाला। हमें बोला निकलो जाओ घर पे नहाओ धो, हमने सुबह जाना है। सुबह 6:30 बजे ट्रेन थी। फिर वो लोग गए, फिर मैंने सफाई वफाई की, सामान पैक किया और मैं ऐसे लेटा और मेरी आंख लग गई। लेकिन अचानक 10 मिनट बाद मेरी आंख खुली। मैंने टाइम देखा, जल्दी से मैं उठा, मैंने सामान पैक किया और सबसे पहले लड़कों को फ़ोन लगाना चालू किया कि कहाँ पहुँचे, उठे या नहीं। धीरे धीरे करके किसी ने फ़ोन उठाया, किसी ने नहीं उठाया, फिर दूसरे को फ़ोन किया, फिर उसने उससे फ़ोन किया। ऐसे करके हम 6 बजे तक स्टेशन पहुँच गए। हम गए थे जनरल डब्बे में, मतलब कोई रिजर्वेशन नहीं था। हफ्ते में 2 दिन ट्रेन यहाँ से जाती है, कोच्चि एक्सप्रेस, उसमें गए थे। तो वो खाली होती है, हमें जगह मिल गई। मैं तो ऊपर की सीट घेरा, रजाई बिछाया, कंबल ओढ़ा, बस सो गया। सभी सो गए क्योंकि रात भर सोए नहीं थे। दिल्ली जाके डायरेक्ट उठे, फिर पहुँच गए बड़ौदा। बड़ौदा पहुँचे सुबह 4:30 बजे। अब मेरे काम की इंतहा देखो, सुबह 4:30 बजे मैं बड़ौदा पहुँचा और 10 बजे मैं होटल ड्यूटी पहुंच गया, क्योंकि मैंने जीएम को कमेंट किया था कि मैं आज ड्यूटी आऊँगा। मैं चाहता तो मैं जीएम सर को फ़ोन कर देता कि सर मैं आज आ गया हूँ बड़ौदा, मैं थक गया हूँ, मैं कल से आऊँगा। लेकिन मेरी ज़िंदगी में कोई बहाना नहीं है, मतलब मैंने बहाना कभी नहीं मारा। करना है तो करना है। मैं सोचता यार 25 दिन का मेरा बेटा है, आज ही आया हूँ, मैं घर रहता हूँ, नहीं। मैं सीधा होटल पहुंचा और जो लड़के मेरे साथ आए थे वो कोई होटल नहीं आए, उन्होंने बोला कल से आएंगे। और वहाँ पहले से 4 लड़के थे। होटल पहुंचने के बाद अब आपको थोड़ा होटल के बारे में बता देता हूँ, कुछ उसकी खासियत और जो उसमें कमी थी जिस वजह से हमने काम छोड़ा। होटल की लॉबी बहुत ही बेहतरीन, मतलब अच्छी थी। जिस हिसाब से होटल की साइज थी उस हिसाब से बहुत अच्छी लॉबी थी। रेस्टोरेंट बहुत अच्छा था। एक रेस्टोरेंट रूफ टॉप पे था, वो भी बहुत अच्छा था। बैंक्वेट हॉल थे 2, दोनों अच्छे थे। हाइट भी बैंक्वेट की बहुत अच्छी थी। बैंक्वेट हॉल है ना, आप हाइट से उसे जज करते हो कि अच्छा या नहीं, तो अच्छी हाइट थी। ये थी होटल की खासियत। 50 रूम का होटल था, रूम के कमरे सभी फुल रहते थे। ये अच्छा ही हो गई। अब कमी गिनाते हैं। कमी, तीसरे माले पे किचन था, तीसरे माले पे ही रेस्टोरेंट था। तीसरे माले पे किचन होना कमी नहीं थी, कमी ये थी कि उसमें सर्विस लिफ्ट नहीं थी। ये सबसे बड़ी कमी थी उस होटल की। ओहो, दूसरी चीज़ थी कि स्टाफ का जो खाना था वो लगाने की अभी जगह फिक्स नहीं हुई थी, मतलब कहाँ लगाना है। जिस दिन पार्टी नहीं है तो बैंक्वेट हॉल में लगा देना है, जिस दिन पार्टी है तो टेरेस पे लगा देना है। मतलब ये बुरा हाल था, इतना बुरा हाल था 50 रूम के होटल में। दूसरी चीज़ उस होटल की जो थी खास, या मतलब क्या बोल सकते हैं उसके बारे में, उसमें कोल्ड रूम भी नहीं था और 2 किचन थे। अब आपने ग्राउंड फ्लोर से तीसरे माले तक, मतलब पहले आपने ग्राउंड से नहीं, बेस्टमैन से आपने ग्राउंड फ्लोर पे आना है। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। मतलब सब्जी लाना है तो इतने ऊपर पैदल, कोई सामान आया तो इतने ऊपर पैदल, कचरा नीचे उतारना है तो इतना नीचे पैदल। मतलब लड़के पागल हो गए थे। अब मैं पहुंचा होटल। होटल गया, मैंने किचन विचन देखा। किचन की हालत ऐसी, मतलब बता नहीं सकता। कोल्ड रूम ना होने की वजह से, तो जो वहाँ मुझसे पहले था शेफ, उसने एक ही किचन चालू किया था और उसकी हालत क्या बना रखी थी। मतलब जो किचन का पिकअप काउंटर होता है ना, पिकअप काउंटर के बाहर की तरफ ऐसे रेक लगा रखे थे सब्जी लगाने के लिए। मतलब इतनी किचन की गर्मी, किचन में तंदूर होता है और वहीं सब्जियां रखी हैं। तो जो सब्जी की बास्केट थी उनकी हालत मैं बता नहीं सकता आपको। मतलब जाते ही होटल में किचन में मेरा मूड ख़राब हो गया।
मतलब किचन में कौन सब्जी रखता है भर भर के बास्केट, और जो वो बास्केट मैंने हिलाई तो उनमें एकदम बारीक वाले कीड़े नहीं होते हैं, पड़ वाले, वो उसमें थे। ओहो, मैं सीधा जीएम सर के पास गया। मैं बोला सर सब्जी मैं वहाँ से हटाना चाहता हूँ। उन्होंने बोला आलम मेरी तरफ से छूट है, तू मुझे जगह बता दे कहाँ रखनी है और जो तूने करना है अपने हिसाब से कर ले। मैं बोला ठीक है सर। और उन्होंने बोला जो तुझे चाहिए वो मुझे बता देना। मैंने जो कोल्ड रूम की जगह थी उसको साफ़ कराई और वहाँ सारी सब्जी सेटिंग करा दी। किचन बहुत अच्छा लगने लगा। जीएम सर तो खुश। काम धीरे धीरे चलने लगा। हमने नीचे का किचन भी चालू कर दिया। और वहाँ क्या था, कंप्यूटर से तुमको ऑर्डर करना था। मैंने बताया नहीं था आपको, IDX एक सॉफ्टवेयर होता है। मतलब आपने कुछ भी स्टोर से सामान लेना है तो आपने वहाँ एंट्री माननी है सबकी कि हमको ये चाहिए, इतना ये चाहिए, और आपने उसे ऑथराइजन एक 1 होता है, एक ऑथराइज 2 होता है। मतलब दोनों मेरे ही पास थे क्योंकि जीएम सर ना कॉर्पोरेट जीएम थे, वो कभी कहीं चले जाते थे कभी कहीं, तो दोनों हमको ही दे रखे थे। अब जब मुझे कंप्यूटर मालूम नहीं था या सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था तो इतना मुश्किल लगता था जिसकी कोई हद नहीं कि यार कैसे करते हैं। जब आपको चीज़ मालूम होती है ना तो इतना आसान लगता है यार एक क्या चीज़ है इसमें। जब आप स्टोर में ऑर्डर करते हो तो उसमें क्या है, सिर्फ 2 बार इंटर मारना है, सारा कुछ उसमें लिखा होता है। वहाँ जाना, एक बार इंटर मारा, फिर 2 बार इंटर मारा, वो ऑर्डर हो गया। तो मैं हंसता था, मैं बोलता था इतना मुश्किल काम लगता था। अब इसमें करना क्या होता है, IDX में बस इंटर मारते रहो, 2-3 बार इंटर हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि उसमें कुछ है नहीं, उसमें हर रिपोर्ट कितना लिया कितना कम हुआ ऑटोमेटिक है, लेकिन जब तुम्हें चीज़ पता चल जाती है ना तो खेल लगता है। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ। अब काम करते करते हम सारे लोग ना परेशान हो गए क्योंकि जो काम हमको चाहिए था, जो हमारे काम करने की भूख थी, वो वहाँ मिट नहीं रही थी। मतलब हमने सुबह 9:30 बजे होटल जाना है क्योंकि मीटिंग होती है 10-10:30 बजे, ये मैं आपको बता चुका हूँ ग्रुप के होटल में। फिर क्या होता है, मीटिंग के बाद तुम कहीं जाओ, तुमको कोई पूछने वाला नहीं है, ब्रेक आ जाओ घर। शाम को 10:30 बजे फ्री हो जाते थे हम। तो अपने को तो ऐसा काम पसंद ही नहीं था, हमको तो काम चाहिए, काम काम काम। वो वहाँ नहीं था, मतलब काम की भूख नहीं मिट रही थी। लड़के भी परेशान होने लगे थे। लड़के क्यों परेशान होने लगे थे ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। क्या होता है, जैसे हम यहाँ पंजाब में एक दिन में 5 किलो सॉल फिश, 10 किलो सॉल फिश बेच देते हैं। वहाँ आप पूरे साल में 10 किलो सॉल फिश नहीं बेच पाएंगे, इतने बुरे हाल होते हैं। रूम लगते हैं, रूम का अच्छा बिजनेस आ रहा है, तुमने ब्रेकफास्ट कराना होता है गेस्ट को, वही सबसे मैंने वहाँ, और डिनर में बुफे लगा दिया, लंच में बुफे लगा दिया। बुफे में देने के लिए कुछ था नहीं हमारे पास डेजर्ट, क्योंकि हमारे पास बेकरी नहीं थी, हमारे पास हलवाई तक नहीं था। तो हम क्या करते थे, हम ही एक दिन 10 किलो मावा, 20 किलो मावा, 15 किलो मावा का सारे लोग मिलके गुलाब जामुन बना देते थे। इतने 2-2, 3-3 पतीले भर के। हम सोचते थे 8-10 दिन निकल जाएंगे। कभी खीर दे दी, कभी सिमैयाँ दे दी, मतलब पागल हो गए थे यही दे दे के। मतलब कुछ था ही नहीं। बेकरी में क्या दें, कस्टर्ड, कैरेमल कस्टर्ड, बस। मतलब मज़ा नहीं आ रहा था काम करने के लिए। मतलब इतनी आउटलेट होने के बाद भी शेफ के पास कुछ नहीं था करने के लिए। पार्टी होती है तो पार्टी में ज़्यादा से ज़्यादा 2 स्टार्टर। मतलब जब आप यहाँ से पंजाब से जाओगे ना वहाँ, तो आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा काम करने के लिए। मतलब ऐसा लगेगा यार कहाँ फंस गए। और लड़के क्यों परेशान थे वो बता देता हूँ आपको। वहाँ केएसटी का बहुत प्रॉब्लम था। जब मैं गया होटल में तो सिर्फ 2 केएसटी थे, तो वो कभी आते कभी नहीं आते, वो सब HR के अंडर में थे। अब किचन इतना गंदा, कभी कभी इतने ढेर लग जाता था बर्तनों का, और केएसटी वाला बोल देता था मैं बीमार हूँ, मेरा सर दर्द हो रहा है। तो मेरे लड़के इतने अच्छे थे, मतलब जितनी तारीफ़ करूँगा ना उनकी कम है। मैं बोलता था 2 लड़कों को कि आज तुम 2 रुक जाओ और ये सारे बर्तन धो दो और किचन साफ़ कर देना, मैं तुम्हें सुबह इसकी दिहाड़ी दिला दूँगा। तो वो कभी ना नहीं बोलते थे। मैं जीएम सर की वजह से ना नहीं बोल रहा था क्योंकि जीएम सर मुझे जानते थे, और वो बेचारे मेरे वजह से ना नहीं बोल रहे थे। तो हम ऐसे काम कर रहे थे, मतलब हमें बर्तन भी धोना पड़ रहा था। आप ऐसा ना समझा कि आप अगर एग्जीक्यूटिव शेफ बन गए तो सारी मुश्किलें हल हो गई, तब और मुश्किलें चालू होती हैं। आपके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना जिसकी कोई हद नहीं। स्टाफ के खाने का प्रॉब्लम, मतलब वहाँ स्टाफ को ना गाड़ी चाय चाहिए, एकदम दूध वाली।
अगर गाड़ी चाय नहीं है तो वो चाय लेके एचआर में पहुंच जाएंगे। फिर मीटिंग में सुबह एचआर आपको बोलेगा कि स्टाफ का खाना अच्छा नहीं है। तो मैंने एक दिन हाथ जोड़े, मैं बोला सर हम भी स्टाफ हैं, आप कैफेटेरिया को अपने अंडर में ले लो और एक खाना बनाने वाला स्टाफ रखो तो हम भी अच्छा खाना खाएंगे जैसा आपको पसंद है। मतलब ऐसे इरिटेट हो रहे थे। होटल में क्या होता है ना, आप दो लोग को खुश नहीं कर सकते स्टाफ में, एक तो हाउसकीपिंग, दूसरा मेंटेनेंस। इनकी कंप्लेन होती है, ये सोचते हैं पता नहीं किचन वाले क्या बिरयानी खा रहे हैं। भले किचन वाले दाल खाएं लेकिन उनको बिरयानी लगती है वो, ऐसा हाल होता है। चलने लगा। और कचरा कितने दिन, मतलब दिन नहीं गिना सकता आपको, 4-5 महीने में हजारों बार हमने कचरा खुद ही नीचे उतारा है। मतलब तीसरे माले से नीचे बेसमेंट तक हम कचरा उठा के ले जाते थे। तो ये जो चीज़ है ना, ये दर्द करने लगती थी। मतलब ऐसे दो लोग ने उठाना कचरे का डब्बा, फिर सीढ़ी से ले जाना, तो हालत बुरी थी मतलब मेरे और मेरे लड़कों की। हम खुद ही कचरा नीचे बेसमेंट तक ले जाते थे। फिर हमने एचआर को बोला तो क्या किया हमने, फिर लेडीज़ रखी। तो लेडीज़ बेचारी बर्तन तो धो देती थी लेकिन कचरा कैसे उठा पाएंगी, तो कचरा भी हमने उठाना, सब्जी भी हमने ऊपर लेके जाना। मतलब थक चुके थे। एक दिन का आपको किस्सा बता रहा हूँ। मैं सुबह सुबह गया और स्टाफ के नाश्ता करने के लिए प्लेट नहीं थी। अब स्टाफ को प्लेट चाहिए। अब ये सुन के मुझे इतना गुस्सा आ गया ना, क्योंकि मैंने बहाना नहीं मानना था यार। अगर वो नहीं है तो मेरी गलती है, एचआर नहीं ला पा रहा है, मेरी गलती है। मैंने कोट उतारा, एक बड़े पतीले में पानी चालू किया, उसमें एक पैकेट निरमा डाला और मैंने सारी प्लेटें धो डाली और सारे बर्तन जितने नीचे किचन में से सब धो दिए। मैंने ज़िंदगी में पहली बार बर्तन धोए थे। कभी मैंने बर्तन नहीं धोए, झाड़ू पोछा बहुत किया लेकिन ऐसे कभी बर्तन नहीं धोए थे। उस दिन मुझे पता चला कि बर्तन धोने में कितनी गर्मी लगती है। जो निरमा पाउडर होता है ना, उसकी गर्मी से मैं पूरा पसीने में भीग गया। सब बर्तन धो दिए। तब तक जीएम सर आगे बोले क्या बात है, इतना भीगा भीगा है, भाग के आया कहीं? मैं बोला रहने दो, मैं बर्तन धो रहा हूँ तुम्हारी सरकार में। सैफ खुर्शीद आलम बर्तन धो रहा है। मेरे लड़के भी ऐसा करते थे। फिर हम परेशान हो गए थे। हमने बोला यार अब नौकरी नहीं करनी, क्योंकि जो इस होटल में प्रॉब्लम है सर्विस लिफ्ट का, वो कभी लग नहीं सकती। दूसरा यहाँ केएसटी है एचआर के अंडर में, वो कभी आ नहीं सकते। अब हमारा मन हुआ कि यार अब हमने यहाँ काम नहीं करना है, क्योंकि ये मतलब कभी हल ना निकलने वाली तकलीफ़ थी। और दूसरी बात थी, वहाँ काम भी नहीं था। हम लोग थक चुके थे मीठा खाना बना बना के। और जो लड़के थे वो भी सारे पंजाब से गए थे, तो उन्हें भी बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था। वो सिर्फ मेरी वजह से वहाँ काम कर रहे थे। और मेरी लालच ये थे कि मेरा घर पास में था, लेकिन मैंने अपने घर के साथ साथ अपनी टीम भी देखनी है। टीम बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप अपनी टीम का ख्याल नहीं रखेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। तो मैंने क्या किया, डिसाइड किया कि नहीं अब काम नहीं करेंगे यहाँ। तभी अचानक एक दिन मेरे दोस्त का फ़ोन आया, संजू नाम है उसका, मेरे साथ में था ब्रू मास्टर में। उसने बोला शेफ़ कैसे हो? मैं बोला बढ़िया। बोले शेफ़ एक बहुत बड़ी ओपनिंग आ रही है आपके लिए। बोला पंजाब में है, एक होटल ओपनिंग होता है डेट्स नाम का, और उसमें एक जीएम जाने वाले थे, वो उसके कजिन ब्रदर थे। उन्होंने बोला था कि कोई अच्छा शेफ़ बता तंगड़ा, तो उसने मेरा नाम बताया। उसे लगता है कि मतलब शेफ़ कर लेगा कुछ भी। मैं बोला ठीक है। मैं बोला थोड़ा टाइम दे, सोच के बताता हूँ, क्योंकि यार मैं घर के बाजू में काम कर रहा हूँ तो मेरे यही प्रॉब्लम है। बोला, उसने मुझे बोला कि अगर आपने फेमस होना है ना तो आपको पंजाब आना पड़ेगा, आप जलंधर में आके फेमस हो गए। उसने ऐसा मुझे बोला। अच्छा, मैं फिर सोचने लगा इसके बारे में। फिर मैंने जोयदीप सर को फ़ोन किया। मैं बोला सर ऐसे ऐसे बात है। कुदरती क्या हुआ था, जोयदीप सर भी एक होटल में लग गए थे, वो भी बनना था नया। तो उन्होंने बोला यार यहाँ तो एमडी ना बहुत बड़ी बड़ी बात करता है ना कि उसको लाऊंगा उसको लाऊंगा, तू ऐसा कर, तू आ ही जा पंजाब में, तुझे एक बार एमडी से मिलाऊंगा, क्योंकि मुझे तो तुझे ही लाना है, क्योंकि उनको मेरा काम पता था। फिर मैंने जीएम सर को बोला कि सर मैंने छुट्टी जाना है, ऐसे ऐसे जलंधर जाना है। उन्होंने बोला चल ठीक है, जाना है तो जाके मिल के आ जा, लेकिन बोला काम नहीं करना, तूने यहाँ ही काम करना है, क्योंकि मैंने तेरे बारे में बहुत कुछ बोला है एमडी को। सुबह होटल में क्या होता है ना, जैसे आप अगर एग्जीक्यूटिव शेफ के लिए भी जा रहे हो ना तो आपको ट्रायल देना पड़ता है मुंबई जाके। उसके एमडी मुंबई में रहते हैं, लेकिन मेरा ट्रायल भी नहीं हुआ था ना इंटरव्यू हुआ था। मुझे बस जीएम ने होटल दिखाया था और मैंने ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि जीएम सर मुझे जानते थे। तो इस वजह से उन्होंने बोला था कि तू देख लेना। मैं बोला ठीक है सर। मैं बोला लेकिन मिल के आता हूँ, मैंने कमिटमेंट कर दिया। तो मैं आया दोबारा जलंधर, मैं वहाँ डैश होटल में गया, तो वहाँ गया, अभी जीएम सर ने ज्वाइन नहीं किया था, जिनकी वजह से मैं आया था।
तो मेरी बात बनी नहीं। फिर बाद में क्या हुआ, ना तो मैं वहाँ गया ना वो जीएम सर गए। फिर मैं जैसे ही वहाँ से मिल के आया, फिर मैंने जोयदीप सर के पास गया और रिंकू मेरे साथ था, राजीव, क्योंकि मैंने उसे फ़ोन कर दिया था मैं आ रहा हूँ, ऐसे ऐसे जाना है, तो वो मुझे लेने ही आ गया था, तो वो भी मेरे साथ में वहीं गया था। फिर वहाँ से मिल के हम जोयदीप सर के पास आए, वहाँ मिले, फिर हमने बात की, चाय आय पी, सब किया। फिर उन्होंने बोला चल एमडी से मिलाता हूँ। एमडी सर आ गए, उन्होंने मुझे देखा, बात की, तो बात हो गई पक्की। तो मैं बोला सर मैं अगर 10 तारीख को आऊँगा तो आपने मुझे 1 तारीख से सैलरी देनी पड़ेगी। उन्होंने बोला ठीक है ये लो, हम आपको एडवांस ही दे रहे हैं। उन्होंने मुझे 10,000 या कुछ रुपए दिए, बोले इतने पकड़ो और तुम इस तारीख से ज्वाइन करो। मतलब तुरंत ही बात पक्की हो गई। उन्होंने बोला तुम्हें 45,000 सैलरी देंगे और 1% क्या बोलते हैं उसको, इंसेंटिव, 1% तुमको फुट सेल पे इंसेंटिव देंगे। मैं बोला सर मैंने तो कभी इंसेंटिव पे काम नहीं किया है, आप मुझे ऐसा करो, मुझे 50,000 कर दो, मुझे इंसेंटिव नहीं चाहिए। उन्होंने बोला नहीं हमने देना ही है, बोले हमने सबको रखना ही ऐसे मैनेजरों को। मैं बोला ठीक है सर, कभी हमने इस चीज़ पे काम नहीं किया कमीशन पे, अब इस पे भी करके देख लेते हैं, रिस्क ले लेते हैं, अपने को क्या था, अपने तो दीवाने हैं। मैं मान गया। जीएम ने बोला हुआ क्या ये बात, में बोला हाँ जी सर ये देखो पैसे भी मिल गए। बोले चल ठीक है मुबारक हो, तो तू आ जा। फिर जीएम ने बोला आना ज़रूर, मेरी बेइज्जती नहीं होना चाहिए। मैं बोला ठीक है सर। मैं उसी दिन रिटर्न गया, रुका नहीं यहाँ, मैं रिटर्न चला गया। फिर मैं पहुँच गया बड़ौदा। बड़ौदा जाने के बाद मैंने जीएम को बोला कि सर मैंने ऐसे ऐसे जाना है। जीएम बोलता तेरा दिमाग ख़राब है, तूने मुझे बोला मैं जलंधर जा रहा हूँ मिलने के लिए, तो मैंने जाने दिया, अब तू कहीं नहीं जा सकता क्योंकि मेरे को मालूम नहीं। अब मैं टेंशन में, मैं क्या करूँ। एक दिन निकल गया, 2 दिन, 4 दिन, मतलब दिन निकलते जा रहा हूँ, मैं परेशान होता जा रहा हूँ जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं, क्योंकि मैं रिजाइन दिया, जीएम मने कर रहा था। अब एक दिन क्या हुआ, जोयदीप सर का मैसेज आया इतना लंबा मैसेज। उन्होंने बोला मुझसे कि तू मेरी बेइज्जती मत कराना, मतलब एमडी बोला था मैं उस शेफ को लाऊंगा उसको लाऊंगा, फिर मैंने तेरी बात करी, अब तू अभी तक आ नहीं रहा है और ढंग से जवाब भी नहीं दे रहा है ना, बंदे को पता चल जाता है, अब मेरी बेइज्जती ना हो जाए, देख लेना ये वो। और उन्होंने बहुत कुछ लिखा। मैं बोला ठीक है सर आऊँगा ज़रूर मैं। अब मैंने हिम्मत करके एचआर के पास गया। मैं, जो जीएम सर थे वो चले गए थे दुबई। अब मैं एचआर के आमने सामने बैठा, मैंने मोबाइल से सिम निकाली और सिम रखी टेबल पे। मैं बोला सर ये है आपकी सिम और मैं जा रहा हूँ। बोले ऐसे कैसे। मैं बोला सर मैंने रिजाइन दिया है, लेकिन जीएम सर ने माना नहीं, लेकिन मैंने जाना है क्योंकि मेरे से यहाँ हो नहीं पाएगा, ये गुजरात की और मीठी रोटी मैं खा नहीं सकता, मैं जा रहा हूँ। और मैंने बोला ये है आपकी सिम, जैसे मैंने इज्जत से काम किया है वैसे ही आप इज्जत से मेरे पैसे दे देना बस। बोले नहीं आलम जी आपने तो इतने अच्छे से काम किया है, आपके पैसे कैसे रोक लेंगे। मैं बोला बस और कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने बोला कोई शेफ़ है तो बता दे। बोला शेफ़ तो आपको 10 बता दूंगा। अब बोले तेरी टीम। मैं बोला वो उनकी मर्ज़ी है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, जिसने जाना है वो रिजाइन देगा, इज्जत से रिजाइन देगा, 1 महीना पहले का जो आपका रूल है तब जाएगा, क्योंकि यहाँ भी होटल बन रहा था। फिर मैं आ गया होटल अम्बेसडर में। अब आगे की कहानी बताऊंगा कि अम्बेसडर आने के बाद जो हमने आग लगाई पूरे जलंधर में, और फिर एकदम ज़िंदगी में कैसे कैसे चेंज आया, वो आपको बताऊंगा अगली कहानी में। तब तक के लिए